अगर दो उचक्के आपस में बहस कर रहे हो तो उसमें क्या बोला जाए। इलेक्शन आता है तब बोलना शुरू कर देते हैं, मरकज़ याद आ जाता है उनको कोरोना याद आ जाता है, उनको कब्रिस्तानों पे कब्जे, तो उनको पता ही नहीं है कब्रिस्तान क्या होता है, मस्जिदें कितनी शहीद गई वो भी नहीं पता, कहीं नहीं बोलते, वो कभी कुछ नहीं बोलते। लेकिन इलेक्शन के वक्त या इलेक्शन से 5-6 महीने पहले उनकी आवाज़ बुलंद होने लगती है। और ये फिरोज़, इसका तो पता भी नहीं था, इसको तो अमानत ने इलेक्शन में मेरे सामने जोहा के ऑफिस में गालियां दी थी। इसने अमानतुल्लाह खां के खिलाफ जितनी साजिशें रची हैं, आज अगर अमानतुल्लाह खां भागे हुए हैं तो सिर्फ इसी आस्तीन के साहब की वजह से भागे हुए हैं। आसिफ मोहम्मद खां से जो डिफरेंसेस हैं वो आइडियोलॉजिकल हैं, ठीक है, ये उनके एटीट्यूड से प्रॉब्लम है मुझे, बाकी किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। पहले इस जहर को बोया आसिफ मोहम्मद खान ने, उसके बाद उसको थोड़ा सा और जहर का डोज दिया उस इलाके को अमानतुल्लाह खान ने। मैं ओखला के लोगों से ये कह रहा हूँ कि मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, और ये अनथराइज पार्क बना है, अनथराइज ऑफिस बने हैं, ये सारे इंशाल्लाह मैं तोड़वाऊँगा। अमानतुल्लाह खान के बहुत बड़े चमचे थे, अमानतुल्लाह खान को उन्होंने बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया इस इलाके के बारे में। इन्होंने 7 साल में तो डिप्लोमा किया था, ये कहाँ के पढ़े हुए हैं, क्या काम करते हैं, किसी को नहीं पता, इनका काम दलाली का है। 4 साल पहले जब दिल्ली दंगे हो रहे थे उस वक्त ये केजरीवाल घर में दुबका हुआ था। दोस्तों, ओखला के पूर्व एमएलए आसिफ मोहम्मद खान का जो मैंने इंटरव्यू किया था, उससे जो तहलका मचा है वो अब तक जारी है। आपने आसिफ मोहम्मद खान का इंटरव्यू देखा होगा, उसके बाद जो उस पर रिएक्शन आए हैं फिरोज़ अहमद के, वो भी आपने देखा होगा। आरफा का रिएक्शन आया, वो भी आपने देखा होगा। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं शिबली भाई आपने क्या आग लगा दी, तो मैं उन लोगों को एक बात बता दूं, आसिफ मोहम्मद खान के पास मैं ख़ुद नहीं गया था। उन्होंने मुझे कहा था मुझे एक अहम इशू पे इंटरव्यू देना, आप आइए, तो मैं इंटरव्यू लेने गया था। उसके बाद फिरोज़ ने जो रिएक्शन दिया है वो भी उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं ख़ुद नहीं गया था। आरफा ने भी मुझे इंटरव्यू दिया है, वो भी उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं ख़ुद नहीं गया था। तो कोई भी आदमी जिसको इस इशू पे बोलना है या इसके अलावा किसी दूसरे इशू पे भी बोलना है, उन सबका खैर मकदम है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक से इंटरव्यू कर लेता और दूसरे जो लोग बोलना चाहते हैं उनकी राय मैं नहीं लेता, तो ये मुझे पसंद नहीं है। ये ईमानदारी भी नहीं है। जर्नलिज्म ये नहीं सिखाता कि आप किसी एक से बात कर लीजिए और दूसरे लोगों से बात नहीं कीजिए। तो जो साहब भी चाहे इस इशू पे बोलना चाहते हो चाहे किसी और इशू पे बोलना चाहते हो, वो मुझे कह सकते हैं, मुझे ही बोलना है, उनका खैर मकदम है, मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा। हमारे साथ परवेज़ मोहम्मद साहब हैं। परवेज़ मोहम्मद साहब को आप सब लोग जानते हैं, ये बहुत एक्टिव हैं, हमेशा फेसबुक पे या कभी कभी खुद ही वीडियो बना के ये डालते रहते हैं, इलाके के बारे में लिखते रहते हैं। जब ये मामला आया तो चूँकि ये आम आदमी पार्टी को भी अच्छी तरह से जानते हैं, कांग्रेस को भी अच्छी तरह से जानते हैं, और इलाके में जितने भी पॉलिटिशियन हैं पिछले 25 सालों में ये सबको अच्छी तरह से जानते हैं। परवेज़ भाई, इस पूरे मामले में मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत खामोश हैं। फेसबुक वगैरह पे कुछ देखा मैंने आपका, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं खुल के आप। देखिए, बात यह है कि अगर दो उचक्के आपस में बहस कर रहे हो तो उसमें क्या बोला जाए। सीधी सी बात यह है कि मैं पहले इस बात पे आऊँगा कि आज जो लोग केजरीवाल की हिमायत करने की बात कर रहे हैं वो 2 साल पहले क्या कर रहे थे, 4 साल पहले क्या कर रहे थे। 4 साल पहले जब दिल्ली दंगे हो रहे थे उस वक्त ये केजरीवाल घर में दुबका हुआ था, उस वक्त की खामोशी थी। उस वक्त कौन से लोग थे जो केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे थे। आज वो विधायक जी कहाँ हैं जो केजरीवाल के कहने पे जा करके एलजी के घर पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और केजरीवाल मनीष सिसोदिया घरों में दुबके हुए थे। ये पहला सवाल तो ये हो गया। उसके बाद कोरोना आता है। कोरोना में मरकज़ को कोरोना जिहाद का नाम दे करके मरकज़ को सेंटर बताया जाता है, IP सेंटर बताया जाता है मरकज़ को। उसके ऊपर कौन लोग थे, उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे थे, उस वक्त क्यों खामोश थे। हज़ारों तबलीगी जमाती जेल में डाल दिए गए थे, जिसमें से ज़्यादातर बाहरी थे जिन्होंने ऐशो इशरत की ज़िंदगी देखी थी, लेकिन वो सब कुछ छोड़ करके हिंदुस्तान आए थे, जमात में आए थे, तबलीग में आए थे, इस्लाम सीखने आए थे और दावत का काम करने आए थे। लेकिन उनको जेलों में बंद कर दिया गया था, कई महीने जेल में रहे, उसके बाद साल भर तक मुकदमे चले, उसके बाद वो जाकर के बरी हुए। ये सारे लोग उस वक्त खामोश थे। तो आप आज अगर ये कह रहे हैं कि आज केजरीवाल अच्छा हो गया सिर्फ इसलिए कि आपका वजूद ख़तरे में है, तो मुसलमान को उसका खिलौना नहीं बनना है। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ मौके की राजनीति करते हैं। आपने जिन हज़रत का पहले नाम लिया, नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा मैं उनका, वो भाई साहब अभी तक क्यों नहीं बोलते थे। जब इलेक्शन आता है तब बोलना शुरू कर देते हैं, मरकज़ याद आ जाता है उनको कोरोना याद आ जाता है, उनको कब्रिस्तानों पे कब्जे, तो उनको पता ही नहीं है कब्रिस्तान क्या होता है, मस्जिदें कितनी शहीद गई वो भी नहीं पता, कहीं नहीं बोलते, वो कभी कुछ नहीं बोलते। लेकिन इलेक्शन के वक्त या इलेक्शन से 5-6 महीने पहले उनकी आवाज़ बुलंद होने लगती है। और
दूसरे जो हजरत हैं आम आदमी पार्टी के, फिरोज़ अहमद नाम है उनका, शायद वो दुर्बंगी ये कोई जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं। उनके बारे में क्या कहूँ, वो अमानतुल्लाह खां के बहुत बड़े चमचे थे। अमानतुल्लाह खां को उन्होंने बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया इस इलाके के बारे में। जितनी भी आपको तबाहियाँ दिख रही हैं, चाहे शाहीन बाग पे, अल्लामा शिबली रोड पे पार्क हो, आप उसको देख लीजिए, ये उस शख्स की देन है। वक्फ बोर्ड में जो रिक्रूटमेंट हुआ है, जिसकी वजह से आज अमानतुल्लाह खां को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि वो अपने घर पे नहीं रह पा रहे हैं, उसकी सिलेक्शन कमेटी का ये आदमी इंचार्ज था, उसमें मेंबर था। पर लोग कहते हैं कि ये तो एडवाइजर है, बहुत अहम आदमी है ये सबके। नहीं, एडवाइजर नहीं है, उस सिलेक्शन कमेटी के ये मेंबर थे। अब मेरी अमानत साहब के और वाजिद साहब के लोग कहते हैं कि बिल्कुल ये इलेक्शन के जो चाणक्य जिसको बोलते हैं वो है हम आदमी। देखिए, चाणक्य क्या करेंगे इनके बारे में अब मैं वो आपके चैनल पे बोल नहीं सकता। कुछ सूत उतिया जैसी कोई चीज़ होती है, उस तरह के चाणक्य हैं ये। इन्होंने 7 साल में तो डिप्लोमा किया था। ये कहाँ के पढ़े हुए हैं, क्या काम करते हैं, किसी को नहीं पता। इनका काम दलाली का है। दुर्गेश पाठक, दिलीप पांडे, अतिशी मरलेना और मनीष सिसोदिया का सैकड़ों करोड़ रुपया इन्होंने ले जा करके वहाँ पे लगाया है, कंचन कुंज में लगाया है। इल्जाम लगाया। ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ सर, ये हकीकत है। इल्ज़ाम इसलिए नहीं लग रहा है ये कि वहाँ पे जब आबादी नहीं थी तो आप जाकर वहाँ की रोड, वहाँ की नालियाँ, वहाँ की सब कुछ देख लीजिए कि इन्होंने पहले ज़मीनें को ख़रीदा, उसके बाद जो है इन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट किया, उसके बाद इन्होंने बेच दिया। सिर्फ बयाना दे के बेचा, खरीदा था इन्होंने। किसी को 2 लाख रुपए दे दिए थे, किसी को 1 लाख रुपए दे दिए थे। अब कौन पंगा लेगा विधायक से, कौन पंगा लेगा काउंसलर से? तो ये काम किया था इन्होंने। देखिए, इन लोगों को अगर पहचानना है तो इस बात से पहचानिए कि ये आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले क्या करते थे। कोई साहब बुग्गी चलाते थे, कोई साहब शलवार की वो म्यानी सिलते थे, और ये फिरोज़, इसका तो पता भी नहीं था। इसको तो अमानत ने इलेक्शन में मेरे सामने जोहा के ऑफिस में गालियां दी थी, क्योंकि उस वक्त इसके फ़ोन के ऊपर किसी बीजेपी वाले का फ़ोन आ रहा था। तो जब मैंने अमानत से कहा तो अमानत ने इसको गालियां दी और कहने लगा कि अगर मेरा इलेक्शन खराब हुआ तो मैं जान से मार दूंगा। ये बात आप जोहा से भी कंफर्म कर सकते हैं, आप हर एक से कंफर्म। लेकिन परवेज भाई, किसी ज़माने में आप भी तो अमानत बहुत करीब हुआ। बिल्कुल, मैं बिल्कुल करीब था। मैं उस वक्त तक करीब था क्योंकि सबसे पहले मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मैंने किया था अमानत को। पूरे 3 साल तक उनको लेके रहा, उनके हर चीज़ में शाना बना रहा। लेकिन जिस दिन मुझे ये पता चला कि इनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी स्कीम है कि अल्लामा शिबली रोड पे पार्क बना दिया जाए। अरे 40 फीट की रोड है यार, उसमें 20 फीट घेर करके तुमने कौन सा पार्क बना दिया? उस 20 फुट के पार्क पे तुमने 7 साल में क्या कर दिया? उस गंदगी का अड्डा है, उसमें सुअर घूमते थे, उसमें नशेड़ी बैठे रहते हैं, और क्या है वो सारा कूड़ा घर बना हुआ है। हर बार तुम कुछ ना कुछ शगुफा लाते हो कि अब मैं पार्क बनवाऊंगा। मैं ओखला के लोगों से ये कह रहा हूँ कि मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, और ये अनऑथराइज पार्क बना है, अनऑथराइज ऑफिस बने हैं, ये सारे इंशाल्लाह मैं तोड़वाऊंगा। इस रोड को उसी तरीके से पूरा बहाल किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से शाहीन बाग की आबादी बढ़ी है, जिस तरह हर वक्त जाम लगा रहता है उस सड़क के ऊपर, जिस तरीके से उसके ऊपर इंक्रोचमेंट हो रहा है, वो बहुत गलत है। किसी भी दिन हमारे एक दोस्त थे, उनकी बहन को जाने का रास्ता नहीं मिला था, उनको चरपाई पे उठा करके ले जाया गया था। खुद अमानतुल्लाह साहब के वालिद साहब जब सीरियस हुए, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, तो अमानतुल्लाह ने खुद ये बताया था कि परवेज़ भाई, मैं जाम में फंस गया था, मैं आधे घंटे देर से पहुंचा था अस्पताल। इस बात का लिहाज होना चाहिए लोगों को कि सिर्फ तुम्हारे माँ बाप नहीं है, सिर्फ तुम्हारी बड़ी गाड़ी निकल जाए हॉर्न बजाती हुई, BMW और क्या कहते हैं फॉर्च्यूनर, उसके अलावा भी इस इलाके में मुसलमान रहते हैं और उनकी भी ज़रूरतें हैं, उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। पर भाई, इससे मेरा सवाल ये है, मैंने आपकी एक वीडियो देखी है जी, आपने डाली है कि जो शाहीन बाग का हाई टेंशन रोड है जी, उसमें कोई गिरा हुआ है, कोई गिर गया है। मुझे ये बताइए, चूँकि आप इस पर नज़र रखते हैं, अरिवा कहती है ये हमारा काम नहीं है, अमानत के लोग कहते हैं ये MLA का काम नहीं है, आपको चूँकि जानकारी इन चीज़ों की पॉलिटिक्स, मुझे ये बताइए वो किसकी वजह से उसका बुरा हाल है? देखिए, ये जो रोड बनवाई थी, जिसके ऊपर आपने देखा होगा बड़े बड़े स्लीपर रखे हैं, जो एक आदमी नहीं उठा सकता, उसको 20 आदमी भी मिलकर उठाना चाहें तो नहीं उठा सकते। ये काम जो है 2015 में शुरू हुआ था, आधा काम हुआ था, और ये माननीय विधायक श्री आसिम मोहम्मद खान ने ये नई चीज़ टेक्नोलॉजी लेके आए थे कि उनको लगता था कि ये बार बार सीवर का वो टूट जाता है, कवर टूट जाता है, तो इसके लिए ये बड़ा स्लीपर ले आए कि कभी टूटेगा ही नहीं। तो वो टूटा तो नहीं, लेकिन हालत ये हो गई कि उसको हटा करके सफाई करना एक मुश्किल काम हो गया, और उसकी वजह से आज की तारीख में ये है कि वो इतने चौड़े थे कि इधर से तोड़ करके सफाई की जा रही है, उधर से तोड़ के सफाई की जा रही है। मैनुअल 2 आदमी आकर के उसकी सफाई नहीं कर सकते हैं।
तो ये पहले इस जहर को बोया आसिफ मोहम्मद खान ने, उसके बाद उसको थोड़ा सा और जहर का डोज दिया उस इलाके को अमानतुल्लाह खान ने, और वाजिद और अरीबा, अरे भाई सफाई करो ना। एक दिन तुम मशीन लेके आते हो तो 5 दिन तक उसका प्रचार करते हो। अरे पहले जा करके पीछे से लेके आगे तक एक दिन साफ कराओ, दिखाओ। रोड पे सड़कों पे झाड़ू नहीं लग रहा है। यहाँ का जो SPM 10 है, धूल ही धूल है हर तरफ। 118 कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, तुम्हारे पास आते नहीं हैं। क्या कर रहे हो तुम? वाजिद से भी बुरे हो रहे हो तुम तो। वाजिद को तो हम कहते थे वाजिद आदमी बताओ कितने हैं, तुम्हारे पास आदमी नहीं है। क्यों, कहाँ आदमी? अरे 118 लोग लेकर के अगर तुम एक मरतबा शाहीन बाग से निकलोगे MLA ऑफिस से और पुलिस चौकी तक पहुंचोगे तो वहाँ एक धूल का कंकड़ नहीं बचेगा। मुझे परिवार एक चीज़ ये बताइए, जो मुझे मालूम है अंदर की जो मेरी जानकारी है, आपको आसिफ मोहम्मद खान भी पसंद नहीं रहे कभी, आपको फिरोज़ अहमद भी कभी पसंद नहीं रहे, या हो सकता है पहले पसंद नहीं, आप नहीं रहे हो। इन दोनों में जब मुकाबला चल रहा है तो आपको तो बहुत मज़ा आ रहा होगा। नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है मुझे इस बात का अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान जो है इन दोनों के जाल में फंस जाए, आधे इधर हो जाएं आधे उधर हो जाएं। क्योंकि फिरोज़ अहमद के बारे में तो मुझे एकदम पक्का पता है। मेरा आसिफ मोहम्मद खान से जो डिफरेंसेस हैं वो आइडियोलॉजिकल हैं, ठीक है। ये उनके एटीट्यूड से प्रॉब्लम है मुझे, बाकी किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। वो हैं, बड़े भाई हैं, ठीक है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने इलाके के लिए अच्छा भी काम किया होगा। लेकिन जहाँ तक इस फिरोज़ की बात है, ये फिरोज़, इससे पूछिए तो सही, इसका काम क्या है, ये काम क्या करता है? ये पार्टी में कुछ तो करता नहीं, काम क्या करता है, इसका घर कैसे चलता है? ये सिर्फ इस दलाली का काम करता है। ये इसका काम सिर्फ दलाली है। ये दुर्गेश पाठक के वहाँ दिन भर पड़ा रहेगा, ये दिलीप पांडे के वहाँ दिन भर पड़ा रहेगा, ये मुसलमानों का खैर का बनता है। इसने अमानतुल्लाह खां के खिलाफ जितनी साजिशें रची हैं, आज अगर अमानतुल्लाह खां भागे हुए हैं तो सिर्फ इसी आस्तीन के सांप की वजह से भागे हुए हैं, और कोई वजह नहीं है। सिर्फ यही एक शख्स है। अमानतुल्लाह खां ने ये बात खुलेआम कही है, अमानतुल्लाह खान ने मुझसे भी ये बातें कही हैं, और ये बात पूरा इलाका जानता है कि इस आदमी ने अमानतुल्लाह खान की पीठ में खंजर घोंपा है। लेकिन पॉलिटिक्स में तो फिरोज भाई एक दूसरे के खिलाफ चलता ही रहता है ना। जो लोग अमानत के बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे वो भी उनके दुश्मन बने हुए हैं, तो ये प्लानिंग एक दूसरे के खिलाफ साजिश तो पॉलिटिक्स में चलती रहती है। नहीं सर, मैं बताऊँ आपको, देखिए मैं भी अमानतुल्लाह का बहुत अच्छा दोस्त था, एक ज़माने में बहुत अच्छा दोस्त था, और मेरे ख्याल से मैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन भी इस इलाके में था। ये सारे लोग जानते हैं कि मुझसे बड़ा हूँ या नहीं हुई तो अल्लाह बेहतर जानता है। किसी के मुसीबत में मुझे उसको लात मारने में मैं अपनी मर्दानी नहीं समझता हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जब ये सारा झगड़ा हो गया, उसके बाद जब अमानतुल्लाह घर आए मेरे, तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी कि परवेज़ भाई, तुम्हारी एक चीज़ मुझे पसंद थी कि तुमने आस्तीन में रह करके मेरी मुखालफत नहीं की, तुम बाहर आके मुखालफत की। मैंने कहा आस्तीन में रह के कौन कर रहा है? तो उन्होंने फिरोज़ अहमद का नाम लिया। फिरोज़ अहमद ने जो भी काम किया है, फिरोज़ अहमद ने जो दोस्ती की मर्यादा होती है उसको तार करके फिरोज़ अहमद ने ये सारे यहाँ पे किए हैं। आज की तारीख में ओखला बदहाल हो रहा है। हम लोग भी अमानत की मुखालफत करते तो हम लोग अमानत को जगाने के लिए मुखालफत करते थे, अमानत को बर्बाद करने या बिगाड़ने के लिए मुखालफत नहीं करते थे। हम आसिफ भाई के बारे में अगर कुछ बोलते हैं तो अमानत, या अरीबा के बारे में कुछ बोलते हैं तो हम अरीबा को सिर्फ अपनी बात पहुँचाने के लिए करते हैं, भाई लोग परेशान हैं, ये हैं वो हैं। बल्कि अमानत ने तो ये भी कहा था कि हम तो परवेज़ भाई का वीडियो देखते हैं, परवेज़ भाई का वीडियो देख करके हमको ये पता चल जाता, अच्छा वहाँ कमी है, उसको ठीक करा दो फ़ौरन। और हम तो ये कराते हैं। हम भी खुश थे भाई, चलो हमारे कहने से अगर अमानत काम करा रहा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि आप किसी की पीठ में छुरा भोंकें, कहीं जाकर के मुखबिरी करें, कहीं कुछ करें, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाएं, ये आपको परवेज़ मीडिया साहब जानते हैं? आप उनको जानता हूँ, परवेज़ मीडिया साहब। आप अंजारुल हक गुड्डू साहब को जानते हैं? मुझे जानते हैं। मेरे ऊपर इन्होंने, फिरोज़ अहमद और वाजिद खान ने ये लगाया कि इनके ऑफिस में चोरी हुई इलेक्शन के वक्त, पॉलिटिकल, और उस चोरी में हम तीनों ने चोरी कराई है। इसके पहले इन्होंने अंजारुल हक गुड्डू के साथ बदतमीज़ी की, वहाँ पे भी यही काम किया इन्होंने। उसमें हमको और परवेज़ मीडिया को और अंजारुल हक को पार्टी बनाया इन्होंने। थाने में रोज़ जाते हैं, इनके पैसे जाते हैं थाने में इन्होंने झूठी FIR लगाई, उसकी जांच नहीं की गई। जब हमने ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया तो हमारी कॉल डिटेल्स निकाली गई, तो पता लगा हम तो वहाँ से हफ्ते से नहीं गुजरे थे। भाई इनसे बिल मांगा गया कि भाई आपका लैपटॉप चोरी हुआ, आपका एप्पल फ़ोन का वो चोरी हुआ, चार्जर चोरी हुआ, आपके डॉक्यूमेंट चोरी हुए, तो भाई आपके पास कोई बिल होगा ना, आप वो बिल दीजिए। आपने हवा में चोरी करा दिया है कोई चीज़ ऐसी। तो ये सारी चीज़ें
जो भी अमानतुल्लाह खां के बारे में कहते हैं, आसिम मोहम्मद खां के कहते हैं, इसका हिडन पॉलिटिकल एजेंडा है। लेकिन मुझे ये बताइए, अभी आप पूरा डायरेक्ट सिर्फ फिरोज को ही टारगेट कर रहे हैं, आसिफ भाई को बिल्कुल एक तरह से चीर आसिम मोहम्मद खां क्या कर रहे हैं? आसिम मोहम्मद खां ने तो वही बात की भाई, अगर मुसलमानों के साथ केजरीवाल ने इतना जुल्म किया, आप बताइए उत्तम नगर कब्रिस्तान पे केजरीवाल ने कब्जा करा दिया। हम वहाँ गए उसके ऑफिस में प्रदर्शन करने के लिए, हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है, गोपाल राय उसमें कंप्लेनेंट है, आदिल, गोपाल राय और प्रवीण MLA जो है, ये तीनों, ठीक है। एक वो हुआ माता सुंदरी कब्रिस्तान, लाल मस्जिद कब्रिस्तान, केजरीवाल ने कभी क्यों नहीं बोला? भाई साहब 10 कब्रिस्तान पे कब्जा हुआ है, ज़मीनें जो हैं वो 2.5 लाख करोड़ से ऊपर की कीमत की हैं। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, और 10 मस्जिद शहीद कर दी गई, केजरीवाल आज तक क्यों नहीं बोला? तुम तो कहते हो मैं धर्म की राजनीति नहीं करता, लेकिन तुम्हें राम मंदिर की बात तो याद आ जाती है, लेकिन मुसलमानों का कब्रिस्तान नहीं आता। अरे पर आपके हिसाब से हाँ, आसिम मोहम्मद खान ने मुझे इंटरव्यू में जो बातें कही हैं, इसका मतलब लगभग सही कही है उन्होंने? एकदम बिल्कुल सही कही उन्होंने। मैं इस बात की तायीद करता हूं कि उन्होंने एकदम सही कही है, लेकिन मैं एक चीज़ पे और थोड़ा सा मैं फ्लेक्सिबल होना चाहता हूं। अगर केजरीवाल तो जेल में है, अगर आम आदमी पार्टी आज की तारीख में ये कहती है कि हमसे गलती हुई थी, हमने मुसलमानों को नज़रअंदाज किया, हमने जो दिल्ली दंगों में मुसलमान मारे गए थे उनको मुआवजा नहीं दिया, उनको सही मेडिकल इमदाद नहीं दी, मैंने उनके घर की बसावट के लिए कोई काम नहीं किया, मैंने उनकी दुकानों की तामीर के लिए कोई काम नहीं किया, तो मैं माफ़ी मांगते हैं वो, और आइंदा इस तरह की करने की बात नहीं करते हैं, तो जाहिर बात है मैं कहूँगा कि भाई ठीक है, आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करिए, लेकिन इस तरीके से कि मेरी छाती पे रख करके, पैर रख करके आप खड़े हो करके और आप ये कहिए वोट दो वरना मोदी आके खा जाएगा, तो मैं तो इसके लिए तैयार नहीं हूँ।